हेलो एवरीवन, दिस इज विनीत पांडे वंस अगेन। पेपर वन के जितने स्टूडेंट्स हैं, थैंक यू सो मच। जी हाँ, आपके वजह से वीडियोस को बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है। मुझे नहीं पता था कि पेपर वन के बच्चे भी मुझे इतना अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू सो मच। आपके प्यार और आपके सम्मान की वजह से आई एम अगेन इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने हूँ। एंड ऑल द साउथ इंडियन स्टूडेंट्स आर वाचिंग मी, आई गॉट मल्टीपल रिक्वेस्ट दैट सर प्लीज टीच इन इंग्लिश। So what I need is that I need at least 50 comments to confirm it that you want me to teach in English, right? Because yes, I can equally teach in English, I can teach in Hindi, and if I really have a crowd in South India and they're really willing me to teach paper one in English, I want your comments in English. इंग्लिश में कमेंट लिखो और बताओ कि आपको इंग्लिश में चाहिए। आई विल कम बैक विद ऑल द प्रेजेंटेशंस अगेन इन इंग्लिश, बिकॉज in paper one there is a big crowd, everybody wants it, some people want it in Hindi, somebody wants it in English, and I'm sure if I can teach in Tamil, Punjabi and other things respectively, students would love it. So जितने भी दोस्त हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं साउथ इंडिया से, 50 कमेंट्स आपकी जिम्मेदारी है, करिए और मुझे बताइए यू वांट इट इन इंग्लिश, आई विल कम बैक एंड आई टीच यू ऑल दीज थिंग्स इन इंग्लिश। तब तक के लिए जितने मेरे बाकी दोस्त हैं जो हिंदी भाषा में कंफर्टेबल हैं, वी गोना डील विद हायर एजुकेशन। आज बात करने वाले हैं कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस की जो एक्चुअली एग्जाम में आते हैं। देखो होता क्या है, बहुत से लोग आपको पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने का तरीका होता है, कितनी डेप्थ में जाना है, कितनी डेप्थ के बाहर रहना है। लेकिन जब आप पीवाईक्यूज देखते हो तो आपको समझ में आता है कि देखो ये क्वेश्चंस आया हुआ है और अगर इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करूं तो कैसे करूं। जैसे कि इनिशियली मेरा ये जो सेशन है, तो मैंने क्या सोचा है कि मैं इसको इजी बनाऊं स्टूडेंट के लिए। तो आपके सामने जैसे आंसर्स हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं, ये सारी चीजें, ये पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जी हाँ, ये सारी पीडीएफ हमारी जो ऐप पे टेस्ट सीरीज है फॉर पेपर वन, वहां पे अपलोड हो रही हैं। ये सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा। क्योंकि इनिशियल लेवल है, मेरा तरीका है कि बच्चे को हमेशा एक लेवल पे लाओ, फिर उसके बाद उसको टफ लेवल की चीजें दो। जी हाँ दोस्तों, तो अभी हम डिस्कस करेंगे ये चीजें, फिर कुछ और क्वेश्चंस, और धीरे धीरे पेपर वन का लाइव क्लास सेशन स्टार्ट होगा, लाइव क्विज होगी। मैं आपसे सवाल पूछूंगा। एक सवाल पूछता हूं, भारत में पीएचडी सबसे बड़ा लेवल पे मानी जाती है कि पीएचडी के बाद की पढ़ाई जो है वो बहुत रेयर लोग करते हैं। तो मुझे आपसे ये पूछना है, पीएचडी के बाद भी अगर कोई हाई लेवल पढ़ना चाहे तो वो क्या है? पीएचडी के बाद की पढ़ाई आपको पता है कि नहीं पता है? कमेंट में मुझे बताइएगा। लेट्स सी, आप में से कितने लोगों ने पेपर वन कहां से पढ़ा है, पीएचडी के बाद के कौन से क्लासेस हैं, कौन से कोर्सेज हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं। लेट्स सी योर नॉलेज इन द कमेंट्स। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचर एजुकेशन इन इंडिया। अब हम बात कर रहे हैं टीचर्स के एजुकेशन की। देखो क्या हुआ, रोजर एशम नाम का एक राइटर था। रोजर एशम ने एक किताब लिखी 1570 में, स्कूल मास्टर। स्कूल मास्टर में रोजर एशम ने, यूरोप का राइटर था, उसने बोला कि भाई टीचर्स को भी ट्रेनिंग दो। रोजर एशम था टीचर क्वीन एलिजाबेथ का, 1558 में क्वीन एलिजाबेथ क्वीन बनी थी। तो रोजर एशम ने स्कूल मास्टर में क्या बोला, इवन द टीचर्स नीड टू बी ट्रेन। टीचर्स को भी ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से आज हमारे पास बीएड है, एमएड है, मल्टीपल अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। जैसे पहले एसटीसी था, बीटीसी था, फिर राजस्थान में एसटीसी जो है वो बंद कर दी गई, बीटीसी अभी भी यूपी में कई जगह पे चल रही है। तो अब ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीचर्स एजुकेशन इन इंडिया। अगर हम बात करें यूजीसी की, तो यूजीसी देखो हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी लेवल डील करता है। एनसीईआरटी, इसका काम होता है करिकुलम बनाना, सिलेबस बनाना। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपने एक फोटो देखी होगी, एनसीईआरटी के जो वाइस चेयरमैन है, वो मेरे ऑफिस आए थे मुझसे मिलने के लिए। मैंने उनके साथ एक फोटो पोस्ट की थी। उनका बच्चा जो है मेरी गाइडेंस में लगातार पढ़ रहा है। तो एनसीईआरटी जो है, इनका काम है स्कूल का सिलेबस, स्कूल करिकुलम, ये सब बनाना। अब आता है एआईसी ट्रिपल एआईसीटीई, इनका काम है टेक्निकल चीजों से डील करना। लेकिन एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, इसको याद कर लो फुल फॉर्म, इसका काम है बीएड या एसटीसी या बीटीसी या एमएड जैसी चीजों से डील करना। टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए समय समय पे सेमिनार्स होते हैं, काउंसलिंग्स होती हैं, सिंपोजियम्स होते हैं। तो टीचर्स के लिए जो बकायदा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनसीटीई। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं और प्रिपेयर करें फर्स्ट टाइम, इसकी फुल फॉर्म, इन सब की फुल फॉर्म फ्रेंकली आपको आनी चाहिए। तो एनसीटीई की फुल फॉर्म भी जरूर सेव कर लीजिएगा। ये सारे आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारी टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज के लिए जो ऐप का लिंक है वो कमेंट में मिल जाएगा या वीडियो के एंड में मिलेगा। यूजीसी ने 2021 का क्वेश्चन है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी। एनईपी 2020 जब आया था तो बहुत सेंसेशन हो गया था, क्योंकि बहुत बड़े बदलाव कर दिए गए थे। पुरानी पॉलिसीज से एक अलग लेवल की पॉलिसी थी। अब देखिए,
अगर आप प्रिपेयर करें तो आपके लिए एनईपी पूरा एक चैप्टर है, पूरा उसको ढंग से पढ़ना है, आपको सारी चीजों को डिटेल में पढ़ना है। 4 साल के कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या अपग्रेडेशन है, एमफिल क्यों बंद कर दी गई, ये सारा डिटेल में पढ़ना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रपोजेज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच रेगुलेटरी बॉडी फॉर हायर एजुकेशन। इन्होंने क्या किया, हायर एजुकेशन के लिए एक अलग से एक नई बॉडी की शुरुआत की। तो अब जब नई बॉडी की शुरुआत की 2020 में, तो ऑप्शंस पे जाओ। यूजीसी 1956 में आ चुका है, बहुत पहले। एआईसीटी बहुत पहले आ चुका है। एनसीईआरटी बहुत पहले आ चुका है। तो देख के अपने आप एक ऑप्शन समझ में आता है, एचईसीआई। अगर आपकी प्रिपरेशन सही नहीं है तो भी आप ऑप्शंस पे फोकस करके आंसर आराम से बना सकते हो, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में है। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपको पता है ये सब पहले आ चुके हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, यहां पे एचईसीआई। लेकिन फुल फॉर्म देखो, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, एचईसीआई, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म भी याद कर लो। एनईपी का मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर प्रोवाइड करूंगा जहां पे ये सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेस्ट बंगाल सेट 2020, मैं नेट के साथ साथ सेट के पेपर्स पे भी नजर रखता हूं, क्योंकि ओवरऑल इंडिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। देखो वेस्ट बंगाल सेट 2020 का क्या क्वेश्चन है। द कोठारी कमीशन इज रिलेटेड टू विच फील्ड। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, रिसर्च पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो कोठारी कमीशन बाइबल है। कोठारी कमीशन पढ़े बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि कोठारी कमीशन किस चीज से रिलेटेड है। देखो, ना तो स्कूल से रिलेटेड है, ना टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है, ना एडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड है। इट इज रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। आपका राइट आंसर होगा हायर एजुकेशन। कोठारी कमीशन जो 1964-1966 के बीच में आया था, इट इज रिलेटेड टू हायर एजुकेशन ओनली। अब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजीसी 2019, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं। ये इसकी फुल फॉर्म याद करना आसान नहीं है, नो डाउट, बहुत टाइम लगता है। मूक की फुल फॉर्म, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ऐसे ही स्वयं को आपको याद करना पड़ेगा। सिर्फ एक जगह पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, ए पे, क्योंकि ए के बाद एक्टिव लर्निंग आता है। ए, तो इन्होंने क्या किया, ए और एल के बीच में हाइफन डाल दिया। एक्टिव और लर्निंग के बीच में हाइफन डाल के उसको एक वर्ड बना दिया ताकि ये मैच कर जाए। तो ध्यान से देखिएगा इसको, आपको यहाँ पे स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, एस डब्ल्यू ए, स्व। फिर इन्होंने क्या किया, वाई ए एम, स्वयं। स्वयं आपको अलग से पढ़ना है, इसके लिए अलग से फोकस करना। क्योंकि अभी मैं सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करवा रहा हूं तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, पर मूक, नैक, एनआईआरएफ, स्वयं, मिनिमम आपको 5-5, 6-6 लाइन की डिटेल्स तो आनी चाहिए इनके बारे में। अब देखिए इसके बाद तमिलनाडु सेट 2019। जी हाँ, तमिलनाडु सेट 2019 का क्या क्वेश्चन है, विच इंडियन यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट टू बी डिक्लेयर्ड एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट, आईआईएससी बैंगलोर। हालांकि ऑटोनॉमस कॉलेज है, लेट मी रिमाइंड यू दिस थिंग, ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, ना ये किसी उसमें क्या बोलते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी में है, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। लेकिन आईआईएससी बैंगलोर हमारे यहाँ पे प्राउड होता है। मैं बता रहा हूँ, दिल्ली का सर्किल, हमारे यहाँ पे लोग बात करते हैं, अरे सर उनकी मैडम जो है वो आईआईएससी बैंगलोर से पढ़ रही है, उसके बच्चे का सिलेक्शन आईआईएससी हो गया। जैसे आईआईएम अहमदाबाद है, वैसे ही आईआईएससी बैंगलोर इस समय एमिनेंट लेवल पे चल रहा है, टॉप लेवल पे चल रहा है। तो डोंट फॉरगेट दिस थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, भूलना नहीं। द आईआईएससी वाज अमंग द फर्स्ट डिक्लेयर्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस अंडर द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव टू प्रमोट वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। जी हाँ, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है। इफ यू आर वाचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इस वीडियो में अगर आपको ये भी लगता है ना कि 5 क्वेश्चंस भी बड़े अच्छे लगे, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यूजीसी नेट 2018, which body accredits higher education institutions in India। एक नैक की एक क्रेडिटिंग आती है कि नैक की रैंकिंग क्या है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एनआईआरएफ भी तो यही करता है। नहीं नहीं, नैक जो है वो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है और क्वालिटी एजुकेशन के बीच पर रैंकिंग देता है। लेकिन एनआईआरएफ है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये सिर्फ कंपेयर करता है कि इस कॉलेज उस कॉलेज में बेटर कौन सा है, उस कॉलेज में बेटर कौन सा है। यानी अगर आपको टॉप 10 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनानी है तो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आपको नैक से नहीं मिलेगी, एनआईआरएफ से मिलेगी। लेकिन यहां जो क्वेश्चन है हायर एजुकेशन का, तो हायर एजुकेशन की जो बॉडी जो उसको एक्रेडिशन है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन, जो सी का पता नहीं कुछ फुल फॉर्म होता है, काउंसिल। देखिए क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल। हाँ, थोड़ा बहुत याद है मुझे, ठीक है। सो नैक को याद कर लेना, फुल फॉर्म है ये। सी का काउंसिल होता है, थोड़ा मैं मिस कर गया था, मुझे लगा शायद कुछ और होगा, कमीशन वमीशन, बट ये गलती आप मत करना एग्जाम के अंदर। मैं 11 बार नेट क्वालिफाइड हूं,
ठीक है, तो ये सब चीजें मैं इतना पढ़ के बैठा हूं कि कोई एक आधा गलत भी होता है तो एक आधा सही हो जाता है, बट मेक श्योर डोंट मेक मिस्टेक वॉचिंग मी फर्स्ट टाइम। अगर पहली बार देख रहे हो, नेक का फुल फॉर्म, एनआईआरएफ का फुल फॉर्म, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एमएचआरडी का फुल फॉर्म नोट कर लेना। मध्य प्रदेश सेट 2017, ये मैं इंग्लिश की क्लास में भी पढ़ाता हूं। मध्य प्रदेश सेट एग्जाम, और ये जो क्वेश्चन है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया हमारे लिटरेचर का भी टॉपिक है। वुड्स डिस्पैच 1854, वुड्स डिस्पैच 1854 मैग्ना कार्टा माना जाता है, क्योंकि यहां से इंग्लिश की एक प्रॉपर मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग, मॉडर्न टीचिंग स्टार्ट हुई। नोट कर लेना कि इसको आपको अलग से भी पढ़ना है। मैं जो पढ़ाता हूं अपने इंग्लिश की क्लासेस में, मैं कॉलेज मिनट्स 1835 वो पढ़ाऊंगा, फिर वुड्स डिस्पैच पढ़ाऊंगा, सार्जेंट रिपोर्ट पढ़ाता हूं, हंटर कमीशन पढ़ाता हूं। इसके अलावा और बहुत सारे वहां पे रेफरेंसेस आते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। साथ में आप मुदलियार कमीशन, कोठारी कमीशन, राधाकृष्ण कमीशन, ये सारी चीजें आप देख सकते हो, जाकिर हुसैन कमेटी, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। वुड्स डिस्पैच 1854 याद कर लो, रट्टा मार लो। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा माने संविधान। जैसे बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर मैग्ना कार्टा होता क्या है। मैग्ना कार्टा 1215 में एक फर्स्ट संविधान लिखा गया था, 1215 में यूरोप में, उसका नाम था मैग्ना कार्टा। तो अब क्या है कि मैग्ना कार्टा वर्ड संविधान के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे मैं ये कहूं कि ये सिलेबस जरूर पढ़ के जाना अगर आईएएस बनना है, तो मैं कहूंगा ये सिलेबस आईएएस के लिए मैग्ना कार्टा है, यानी यही संविधान है तुम्हारा। पॉइंट टू बी नोटेड। यूजीसी ने 2017, व्हाट डज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। देखो एक्चुअली क्या है, 18 से 23 साल के बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, कितने बच्चे हायर एजुकेशन तक आए, कितने बच्चों ने स्कूल में पढ़ाई छोड़ दी, कितने बच्चे ऐसे हैं जो 10th 12th के आगे पढ़ रहे हैं, इसका एक सर्वे किया जाता है। तो ये जो है आपका, जिसको हम GER बोलते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, आपको याद करना है कि ये डील करता है पॉपुलेशन इन एज ग्रुप 18 to 23 enrolled in higher education. GER shows the level of access to higher education among youth. ये आपके हैं PYQ क्वेश्चन। अब एक सवाल आता है कि और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उसको प्रैक्टिस करने से पहले आप इसको ऐप को स्कैन करके डाउनलोड कर लीजिए, फिर हम चलते हैं बाकी के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने के लिए। वो क्वेश्चन जो इस बार आने के बहुत चांस है, मैं स्क्रीन से साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस ऐप को स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करते ही आप हमारे ऐप पे जाएंगे और आपको वहां पे पेपर 1 की फ्री क्विजेस भी मिलेंगी, पेड क्लासेस भी मिलेंगी, पेड क्विजेस भी मिलेंगी, आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्री में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वहां मिलेंगे और इस तरह की सारी पीडीएफ्स आपको वहां मिलेंगी। अब चलते हैं शुरुआत से। पीवाईक्यूज मैंने आपको सबसे पहले करवा दिए, अब चलते हैं शुरुआत से। जो बच्चे फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, आई एम टीचिंग पेपर 1 फॉर यू ऑल, सो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। रिमेंबर दिस थिंग, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, सो आई नीड योर सपोर्ट। आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को शेयर करना है, अपने फेसबुक पे, अपने स्टेटस पे, कहीं भी लगाइए और शेयर कीजिए। अब चलते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 हायर एजुकेशन सिस्टम, 25 क्वेश्चन ये एमसीक्यूज हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो पहले भी आ चुके हैं, आते रहते हैं, हम हमारे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाते हैं इन दिल्ली ऑफलाइन बैच। तो आइए देखते हैं। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर। तो ये बेसिक चीज है, इसमें लॉजिक नहीं है, रट्टा मारना पड़ेगा। 1956, ये आपको याद करना पड़ेगा, से यूजीसी एक्ट भी बोलते हैं। 1956 यूजीसी वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड इन 1956 थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। देखो जब देश आजाद हुआ, तो देश आजाद होने के बाद ये था कि अब क्या किया जाए, कैसे इनको पढ़ाया जाए, किस लेवल पे इनको हम आगे बढ़ाएं। तो एआईसीटी तो बहुत पहले आ गया था, लेकिन वो तो 1945 में आ गया था। पर हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी लेवल, उस समय 10वीं के आगे पढ़ना भी बहुत बड़ी बात होती थी। आप अपने पापा से या दादा से पूछो, खास करके आपको दादाजी बताएंगे, उनके जमाने में कई कई गांवों में, दूर दूर के गांव में कोई एक आधा होता था जो 10th पास होता था। तो फिर 1956 में जो उस समय की करंट गवर्नमेंट थी, उनको लगा कि भाई एक हाई लेवल पे क्यों ना पढ़ाया जाए, हमारे बच्चे यूजी, अंडर ग्रेजुएट, पीजी लेवल पे जाएं। तो वहां पे यूजीसी एक्ट आया 1956 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। आप बर्थडे भूल जाना अपने दोस्त का, लेकिन ये मत भूलना। अब आता है विच एंट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। देखो जो शेड्यूल 1 है उसके अंदर एक बकायदा एक्ट है कि एंट्री 66 सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन में। जो शेड्यूल 1 है उसमें एंट्री 66 ये माना जाता है कि ये चीज जो है, इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड्स इन इंस्टीट्यूशंस फॉर हायर एजुकेशन। इंस्टीट्यूशंस में जो हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड है उसको कौन डिटरमाइन करेगा, इसके लिए एंट्री 66, इसको मैं अलग से भी आपको पढ़ाऊंगा। एंट्री 66 ऑफ द यूनियन लिस्ट, और ये भी याद रखना कि शेड्यूल 1 यूनियन लिस्ट है ये,
empowers the central government to coordinate and determine standards of higher education and institution. सेंट्रल गवर्नमेंट हायर एजुकेशन में इंटरफेयर भी कर सकती है, उसकी जिम्मेदारी है, क्वालिटी कंट्रोल के नाम पे उसकी जिम्मेदारी है. सो डोंट फॉरगेट दिस थिंग. एंटर 66. हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन? अब ये देखो, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सबसे पहले वाले की बात कर रहे हैं. ये कोठारी कमीशन नहीं है. बहुत सारे बच्चे जो है उनको लगता है सिर्फ कोठारी कमीशन सबसे पहला कमीशन है. ऐसा नहीं है. ध्यान से देखो. डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन chaired the first University Education Commission post independence focusing on higher education reform. 1948-1949 की जो पहली यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन थी उसके डॉक्टर एस राधा कृष्णन चेयरपर्सन थे या हेड थे. नोट कर लीजिएगा, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो बच्चों को लगता है कि यार कहां से आ गए पेपर. ये पता है, ये वो क्वेश्चन जो बहुत बार आ चुके हैं. मैं देखो 11 बार नेट हो, 2 बार जीआरएफ, 17 सेट. जानते हो क्यों? ये क्वेश्चंस नहीं छोड़ूंगा मैं. कभी भी जाऊंगा ये सब रिवीजन करके जाता हूं, ये देख के जाता हूं. जाने से पहले हमारे अपने नोट्स में जो पेपर 1 है मैं देख के जाता हूं, और हर बार ये होता है, हर बार मैं क्वालिफाई करता हूं. आपको क्या करना है? आपको और अच्छे से पढ़ना है. विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इन स्कूल एजुकेशन इन इंडिया? कहां की बात है? स्कूल एजुकेशन इन इंडिया. अब ध्यान से देखो, एनसीईआरटी. एनसीईआरटी का काम है करिकुलम, सिलेबस, और ये स्कूल से डील करता है, नो डाउट. लेकिन ये मेनली करिकुलम और सिलेबस से डील करता है. इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये जो वो बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन में पीजी में क्लासेस नहीं ले सकते या रेगुलर क्लासेस नहीं जा सकते, ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म बनता है उनके लिए. एनआईओएस एंड सीबीएसई. सीबीएसई 10th बोर्ड से डील करता है, जिसमें इनका मेनली काम होता है सिलेबस बनाना, एग्जाम करवाना. अब देखिए, एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूलिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, एनआईओएस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इसमें एक चीज आप और नोट कर लीजिएगा कि ये 1989 में आया था, तो ये नोट कर लो, ये भी एक नेट का क्वेश्चन है. एनआईओएस आया कब था? 1989 में. तो इसको जरूर याद करना. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, एनआईओएस, प्रोवाइड एजुकेशन थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग बोर्ड्स. यानी कि वो लोग जो रेगुलर क्लासेस में नहीं जा सकते, जिनकी क्लासेस का टाइमिंग सही नहीं है, इवनिंग क्लासेस हो सकती हैं, या वो लोग जो एक अलग एज में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए एक ओपन स्कूलिंग सिस्टम है. इसको ये मत सोच लेना कि ओपन स्कूल है मतलब खुला स्कूल है, कोई आओ कोई जाओ, ऐसा नहीं है. अब आता है एनकेसी. देखो, एनकेसी जो है नेशनल नॉलेज कमीशन, ये आया था 2005 में. आपने एक नाम सुना होगा, सैम पित्रोदा. राहुल गांधी के साथ काफी घूमते हैं सैम पित्रोदा, उस समय पीएमओ से अटैच थे. सैम पित्रोदा को इसका फादर माना जाता है, इसका जनक माना जाता है. तो पॉइंट टू बी नोटेड, 2005 में आया था. National Knowledge Commission was established in 2005 to recommend reforms for knowledge-related institution and infrastructure. तो ये सैम पित्रोदा के दिमाग का आइडिया था. उन्हें ज्ञान गुरु भी कहा जाता है. कहते हैं कि राहुल गांधी के भी वो बहुत हद तक टीचर हैं. हालांकि जिस तरह से राहुल गांधी जी कई बार गलतियां करते हैं, तो मुझे लगता है टीचर को काम करना चाहिए. वैसे राहुल गांधी की गलती नहीं है, वो बाहर पढ़े लिखे हैं, विदेशों में पढ़े हैं, तो उनको इंडिया का इतना आइडिया नहीं है. तो सैम पित्रोदा की जिम्मेदारी है कि उनको और अच्छे से गाइड किया जाए. और मेरे पॉलिटिकल कनेक्शन से मत जोड़िएगा इसको, मैं सिर्फ वैसे बता रहा हूं कि टीचर की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जो रोजर एशम था वो एलिजाबेथ 1 का टीचर था. Which commission recommended that no student should specialize in teaching a subject unless they had studied at the undergraduate level? बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं, सर मेरे ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट नहीं था, क्या मैं एमए का फॉर्म भर सकता हूं? नो. अगर आपने वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा तो आपका वो पीजी सब्जेक्ट नहीं हो सकता. ये पॉइंट बहुत जरूरी है. देखो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हाँ, या फिर आप अपनी पूरी स्ट्रीम चेंज कर दो, जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से फिर पीजी में आए. तो पॉइंट टू बी नोटेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मल्टीपल कमिटीज थी, जैसे यशपाल कमेटी की अगर हम बात करें, तो यशपाल कमेटी ने दिया था सजेशन की ओवरऑल जो एसोसिएशन है यूनिवर्सिटी के साथ और सारी जो एफिलिएशन वो कैसे काम करें. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन कमीशन. एजुकेशन कमीशन 1964, इस कमीशन ने आगे क्लियरली कहा था कि टीचर्स की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए स्पेशलाइजेशन तभी होगा जब वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हो. जब अंडर ग्रेजुएट लेवल पे होगा तो ही आपका स्पेशलाइजेशन होगा, अदरवाइज आपका स्पेशलाइजेशन नहीं होगा. Which organization is responsible for disbursing grants to universities and college in India? Grants कौन देता है? तो बहुत आसान आंसर है, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. नाम में ही ग्रांट है. यूनिवर्सिटीज को फंडिंग्स देना, यूनिवर्सिटीज को उनके अकॉर्डिंग खर्चे देना, उनके यहाँ के रिसर्च मेथड, रिसर्च के लेवल्स को चेक करना, फिर उनको चीजें प्रोवाइड करना, ये यूजीसी का काम है.
यूजीसी का गठन इसीलिए हुआ था कि वो सबको जो अमाउंट्स हैं या ग्रांट्स हैं डिसबर्स कर सके। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लॉजिक के साथ बहुत सही आंसर होगा। Which body was directed by Supreme Court to frame and prescribe a course in environmental education? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हायर एजुकेशन में आप एनवायरनमेंट भी पढ़ाइए। लॉन्ग क्लास है, पानी पी के पढ़ा रहा हूं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। मतलब समझ में आया? अगर आया तो कमेंट में बताना मैंने क्या बोला। ओके, सो यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, आपकी जिम्मेदारी है कि हायर एजुकेशन में लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाया जाए। बच्चों को एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाओगे जल्दी नहीं समझेंगे, हालांकि पढ़ाना चाहिए, लेकिन जो ग्रोन अप हैं, जो 25 साल के, 27 साल के, 23 साल के, 30 साल के लोग हैं, वो समझेंगे वैल्यू ऑफ ट्रीज। हम दिल्ली में रहते हैं, मुझे समझ में आता है एनवायरनमेंट क्या चीज है, हमें समझ में आता है पॉल्यूशन क्या चीज है। हमारा मोबाइल कभी नहीं कहता कि एयर क्लीन है, हमेशा कहता है डेंजरस डेंजरस डेंजरस, वेरी पुअर। तो यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी कि आप एनवायरमेंटल एजुकेशन पे फोकस करो, जिसकी वजह से आपके सिलेबस में भी आप एनवायरमेंट को पढ़ रहे हैं, पीपल एंड एनवायरमेंट आप इसीलिए पढ़ रहे हैं। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूजीसी? ऐसी कौन सी चीज है जो यूजीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? देखो, कई बार क्या होता है, जब आप 4 ऑप्शंस पढ़ते हो तो आपको चारों ऑप्शन में ही आंसर क्लियरली मिल जाएगा। ध्यान से देखो, रेगुलेटिंग क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, ये तो जिम्मेदारी है, यूजीसी का ही काम है, और वो भी हायर एजुकेशन के अंदर। मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन कैंपसेस, कैंपस में डिसिप्लिन मेंटेन करना, कहीं ऐसा ना हो कि क्लासरूम के बाहर स्टूडेंट फूंक रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कॉलेज कैंपस में रोज गैंग वॉर हो रहा हो। 90s की मूवी आपने देखी होगी कि कॉलेज में गुंडे आते थे, राइट? हीरो प्रोफेसर्स को बचाता था, लड़कियों को बचाता था पहले। तो ये किसकी जिम्मेदारी? ये कॉलेजेस की जिम्मेदारी है। प्रिंसिपल किस लिए बैठा है? प्रिंसिपल, सेक्रेटरी, मैनेजमेंट, डायरेक्टर, ये किस लिए बैठे हैं? ये यूजीसी की जिम्मेदारी नहीं है। फंडिंग रिसर्च प्रोजेक्ट, जी हाँ, ग्रांट देनी होती है। सजेस्टिंग मॉडल्स कैरिकुलम, जी हाँ, ये सारे मॉडल सजेस्ट करना, यूजीसी की नई अपडेट्स शेयर करना, नए सिंपोजियम्स, नए सेमिनार, ये सब यूजीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन कैंपस, ये यूजीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं एक कॉलेज में पढ़ाता था, डीयू में बहुत सारी अच्छी कॉलेज है, पर डीयू में एक दो कॉलेज है जो बहुत बदनाम है। तो टीचर्स भी उसके बारे में बात करते थे जब मैं पढ़ता था। तो पता चलता था कि बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, वो टीचर्स के बाथरूम में भी बॉम्ब वॉम्ब फोड़ के आते हैं, सुतली बॉम्ब वगैरह फोड़ देते हैं। और जब एक प्रिंसिपल ने किसी को धमकाया तो उसको कहीं किसी और का धमकी भरा फोन आ गया। तो ये वैसे गलत होता है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आपने कभी ऐसा किया है, तो ये गलत है। आप खुद रियलाइज करोगे, हो सकता है आपको अभी अच्छा लग रहा हो, 5 साल 10 साल के बाद आप अपने बेटे को, अपनी बेटी को नहीं बता पाओगे कि मैं ऐसा करता था, क्योंकि आपको रियलाइज होगा ये गलत है। टीचर्स को परेशान मत किया करो। मैंने यूनिवर्सिटी में देखा, मेरे कई 50-55 साल के जो सीनियर टीचर्स थे, वो बेचारे बहुत परेशान हो जाते थे इन सब चीजों से। पढ़ा रहे हैं, कोई लाइट बंद करके भाग गया। एक वाक्य बताता हूं। मैं जब पढ़ाता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात कर रहा हूं, आपको लगेगा कि डीयू में ऐसा नहीं होता। कुछ जगह देखो, बच्चे बच्चे होते हैं, ठीक है, कहीं भी शैतानी हो सकती है। तो मैंने एक चीज नोट की कि जब भी मैं क्लास में जाता हूं, मेरी लाइट बंद कर देता कोई बच्चा। और हम लोग मोस्टली गेट बंद करके पढ़ाते थे, क्योंकि गैलरी में बच्चे चलते रहते तो डिस्टर्बेंस होता है। तो टीचर्स गेट बंद कर देते थे। एक बार लाइट कट गई, 2 बार लाइट कट गई, 3 बार लाइट कट गई। अब मुझे लगा कि ये जो है, ये मुझे परेशान कर रहा है जानबूझ के, ठीक है। तो मुझे लगा कि आज भी ये लाइट काटेगा। अब मैंने क्या किया, मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे, एक दरवाजा मेरा टीचर वाला है, एक बच्चों का पीछे वाला दरवाजा है। मैं उस दरवाजे को देख रहा था कि कोई आएगा तो आई विल ओपन द गेट। एक परछाई आई, और हुआ ये कि मैंने बात करते करते कुदरती ऐसे गेट खोला, और टाइमिंग मैच कर गई। वो लड़का यूं कर रहा था बाहर के बटन पे। जैसे ही मुझे देखा उसने, वो गैलरी में भागा, और मैंने कहा रुक, रुक जा। मैं चिल्ला के बोला रुक जा, तो थोड़ा रुका नहीं वो, तो मैंने फिर चिल्ला के बोला रुक जा, नहीं तो प्रिंसिपल को बुलाऊंगा। फिर वो रुक गया। मैंने कहा जरा सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, बहुत गलती हुई सर, मजाक कर सर, ऐसे ही करा सर, सर दोबारा नहीं करो, सॉरी सर। मैंने कहा इट्स ओके, कम 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 कम। मैंने उसको क्लास में बुलाया अंदर। मैंने कहा स्टूडेंट्स, ये एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ये बिजली बचाता है, ये घर में भी बिजली बचाता है। मम्मी पापा जब खाना खाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो कुछ होता है, ये सबकी बिजली बचाता है, ये मोहल्ले की भी बिजली बचाता है। और देखो, ये चाहता है कि भारत में बिजली बचे। तो आज सभी स्टूडेंट, क्योंकि आप इतनी इतनी दूर से आए हो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम निकाल के आए हो, आप पढ़ने आए हो, और ये चाहता है कि आप अंधेरे में पढ़ो। ये आपका दोस्त है, ये आपका भाई है, मित्र है। आज हम इसके लिए क्लैप करेंगे। और मैंने ताली बजाई, मेरे साथ सारे बच्चों ने ताली बजाई,
और उसको हमने देखा, हमने कहा हम आपका इमोशन समझते हैं कि आपका जन्म सिर्फ बिजली बचाने के लिए हुआ है, इसलिए आप चलती हुई क्लासेस में बिजली बचाते हो। ये जो लड़के लड़कियां जो न जाने कौन कौन सी परिवारों से हैं, कोई गरीब परिवार से, किसी का सपना है कुछ बनने का, इनकी बिजली आप इसलिए काटते हो क्योंकि आप भारत सरकार की मदद करते हो बिजली बचा के। क्लैप करो। वो ह्यूमिलिएट हुआ, उसने हाथ जोड़ के माफी मांगी। मैंने कहा अपने स्टूडेंट्स को सॉरी बोलो, इनको सॉरी बोलो, तुम्हारे दोस्तों को, क्योंकि ये पढ़ने आते हैं। उसने अपने क्लास में दोस्तों को सॉरी बोला एंड आई एम श्योर मुझे लगता है उसके बाद कुछ दिन तक उसने अपने घर में भी बत्ती बंद नहीं की होगी, बट ये एक्चुअली मैं कर चुका हूं। सो टीचिंग, मेरा काम सिलेबस खत्म करना नहीं है, मेरा काम पढ़ाना भी है। तो सीखने का मौका मिले तो सीखो। विच कमीशन फोकस्ड ऑन सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया? अब देखो, यहां पे हायर एजुकेशन की बात नहीं हो रही, सेकेंडरी एजुकेशन की बात हो रही है। तो कौन सा कमीशन ऐसा था? वैसे मुदलियार कमीशन की बात हो रही है। कौन सा कमीशन ऐसा था जो सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन से डील कर रहा था? यशपाल कमेटी डील कर रही थी कि यूनिवर्सिटीज की एफिलिएशंस कैसी हो। कोठारी कमीशन तो देखो बाप है यूजीसी की सारे रूल्स रेगुलेशंस का, हायर एजुकेशन का। इसके अलावा जो शुरुआती कमेटी की हमने बात की, राधाकृष्णन कमेटी 1948 1949, ये भी फर्स्ट जो कमीशन है यूनिवर्सिटी लेवल पे डील करता है। लेकिन मुदलियार कमीशन डील करता है सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन से। द मुदलियार कमीशन 1952-53 was set up to examine and improve secondary education in India. अकॉर्डिंग टू मी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो। एंड इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस क्लास, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। 50 टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर हायर एजुकेशन, फिर यूसी नेट सेट, ऐसे बहुत सारी चीजें मुझे आपको भी करवानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन कन्वेंशनल लर्निंग? अब देखो क्या है कन्वेंशनल लर्निंग मतलब ट्रेडिशनल लर्निंग, जो हम शुरू से पढ़ रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुल परंपरा। बच्चे क्लास में जाते हैं, टीचर पढ़ाता है, टीचर डिक्टेट करता है, नोट्स लिखवाता है, ये सब कन्वेंशनल लर्निंग है। ऐसा क्या है जो नॉन कन्वेंशनल है? अब देखो, फिक्स्ड करिकुलम, हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस, सेमेस्टर एग्जाम्स, सिस्टम, मार्किंग सिस्टम, बहुत सारी चीजें फिक्स्ड होती हैं पहले से, तो ये तो कन्वेंशनल है। स्कूल की सिलेबस या एजुकेशन सिलेबस फिक्स्ड है। रेगुलर अटेंडेंस, भाई ये भी फिक्स्ड है। अटेंडेंस इसलिए की जाती है ताकि स्टूडेंट क्लास में जरूर आए, क्योंकि बच्चा इतना समझदार नहीं होता कि उसे एजुकेशन की वैल्यू तुरंत पता हो। बहुत सारे बच्चे उसे ग्रांटेड लेते हैं, लाइटली लेते हैं, तो वो अटेंडेंस के डर से क्लास में आते हैं। तो ये भी एक फिक्स पार्ट है। टीचर सेंटर्ड लर्निंग, मैक्सिमम लर्निंग जो होती है वो टीचर सेंटर्ड होती है। अगर आप देखें 70 to 80% लर्निंग टीचर सेंटर्ड होती है, तो ये भी हमारा फिक्स्ड सिस्टम है। नो फिक्स्ड करिकुलम, ये नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप यूनिवर्सिटी में जाओ, उन्हें खुद नहीं पता सिलेबस क्या है। जेएनयू में ऐसा है, जेएनयू में पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस फिक्स्ड नहीं होता। जी हाँ, हर बार टीचर्स डिसाइड करते हैं कि इस बार वो क्या पढ़ाएंगे, किस फोकस चीज पे फोकस करेंगे। जेएनयू का पीजी का सिलेबस आप गूगल कर लो, आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो लेकिन ये सिर्फ सिलेबस की बात नहीं है, करिकुलम। तो ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती कि धर्मशाला की तरह है कि कोई आ रहा है, टीचर के बगल में दूसरा कोई खड़ा होकर घूम रहा है, कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो ये जो है नो फिक्स करिकुलम, ये माना जाता है कि ये नॉन कन्वेंशनल है, इसको कन्वेंशनली हम नहीं यूज कर सकते, ये कन्वेंशनली नहीं चलता। Which body is responsible for coordinating and maintaining standards of technical education in India? AICTE। देखो, इसको 1945 में बनाया था, आजादी से 2 साल पहले, लेकिन इसको सारी पावर्स जो मिली थी वो 1987 में मिली। ये डील करता है टेक्निकल एजुकेशन से। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर टेक्निकल एजुकेशन, याद रखना, ये टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड जैसे ही कुछ चीजें आती है AICTE आएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट फॉर्मेशन 1945, प्रॉपर इसको स्टैचुरी बॉडी बना के पावर दी गई थी 1987 में। जैसे सारी चीजों की डेट्स मुझे याद है, वो इसलिए याद है क्योंकि पेपर में आपसे ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020? देखो, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। वैसे आप पता है बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि विनीत सर आप डरते नहीं हो, सच बोलते हो। जी हाँ, असली एम तो यही है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस को मारा जा रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को प्रमोट किया जा रहा है। पीएचडी कंपलसरी करना भी एक इसी का तरीका है कि बच्चे प्राइवेट पीएचडी पे जाएं और बहुत सारी कमाई हो। खैर, कहते हैं ना कि जब बोलता हूं तो बोलता है कि बोलता है, बट क्या करूं, ये जुबान है। बोल के जुबान अब भी तेरी है, बोल के लब आजाद है तेरे। तो वैसे तो रियलिटी यही है कि सारी एजुकेशन पॉलिसी जो फिलहाल अब आ रही है वो प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट कर रही है। लेकिन और ऐसा नहीं है कि मैं किसी करंट गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा हूं, मैं स्टूडेंट्स के फेवर में बोल रहा हूं। गवर्नमेंट कोई भी आए, ये पीएचडी कंपलसरी करना अपने आप में एक थर्ड क्लास डिसीजन है,
जिस भी प्रोफेसर, कोई अच्छा प्रोफेसर मिले ना इंडिपेंडेंट, उससे पूछना कि पीएचडी कंपलसरी करना अच्छी बात है या बुरी। रिसर्च थोपा नहीं जा सकता किसी पे। रिसर्च जो है वो अंदर की चॉइस है, थोपा नहीं जा सकता कि बेटा तू भी बाबा बनेगा, तू भी बाबा बनेगा, तुझे भी बाबा बनना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट का। नहीं, रिमेंबर दिस पॉइंट, इफ यू एग्री टू माय पॉइंट यू कैन राइट इट देयर। सो व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? कंप्लीट मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन पे फोकस करना। देखो, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन नहीं है, मानेंगे नहीं तो नहीं है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन ये भी नहीं है। मल्टीपल स्टेट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, तो सेंट्रलाइज नहीं कर सकते। रिडक्शन ऑफ पब्लिक फंडिंग, ये क्यों कम करेंगे, पब्लिक से तो पैसा चाहिए होता है, तो ये भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हॉलिस्टिक यानी कि कंप्लीट एंड मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टीपल जो डिसिप्लिनरीज हैं उस एजुकेशन लेवल पे काम करना। एनईपी 2020 emphasizes a holistic, flexible and multidisciplinary approach to education। कंप्लीट हो, स्टैंडर्डाइज हो और हर क्या बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी का हिंदी मीनिंग होगा, आप बताओ मुझे हिंदी में कमेंट में मल्टी डिसिप्लिनरी, क्योंकि मैं इंग्लिश में तो जानता हूं से क्या कहते हैं, लाइक यू नो द ओवरऑल ऑल साइड्स, यू कवर ईच एंड एवरीथिंग, ओवरऑल डेवलपमेंट, इट्स लाइक ऑल यू नो ऑल ओवरऑल काइंड ऑफ थिंग्स। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर डैम गुड इन हिंदी। मुझे हिंदी वर्ड बताना मल्टी डिसिप्लिनरी का। Which institution is known as the Magna Carta of Indian education? So ये हम डिस्कस कर चुके हैं। Woods Dispatch पहले भी पेपर में आया हुआ है, बार बार आता है। Woods Dispatch 1854, it's very important, don't forget it। उसके बाद देखते हैं Which of the following is a central university in India? अब ध्यान देना, ये तीनों स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी देखो मैंने तो पढ़ा है, आई एम एक्स फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। बीएचयू, पंजाब यूनिवर्सिटी, सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। सो डोंट फॉरगेट दिस, इन ग्रुप के अंदर यहां दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। Which body is responsible for teacher education in India? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था, ये पहले हम सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद देखिए, Which of the following is not a function of the UGC? UGC की क्या जिम्मेदारी नहीं है? Which of the following is not a function of UGC? Promotion of research, ये तो अच्छी बात है, promotion of research तो होता है। Coordination of university education, ये तो करवाते हैं, यूनिवर्सिटी का काम है उनका, सारी डीलिंग ही यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेटेड है। रेगुलेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, क्या यूजीसी स्कूल से डील करता है? नहीं, स्कूल से डील करने के लिए और बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, चाहे वो एनआईओएस डील करे, चाहे मुदलियार कमीशन के अकॉर्डिंग जो स्कूल से रिलेटेड चीजें हैं वो हो, सीबीएसई मॉडल्स हो सकते हैं लेकिन, या एनसीईआरटी हो सकता है, लेकिन यूजीसी स्कूल से रिलेटेड कुछ भी नहीं करता। राइट आंसर, रेगुलेशन ऑफ स्कूल्स। Which of the following commission emphasize the role of education in national development? देश के डेवलपमेंट में एजुकेशन का क्या रोल हो सकता है? तो देखो, जब शुरू शुरू में राधा कृष्ण कमेटी आई, उन्होंने क्या सोचा कि चलो ठीक है, पढ़ाओ पढ़ाओ, एजुकेशन को प्रमोट करो, लेकिन कोठारी कमीशन एक ऐसा कमीशन है जिसने एक्चुअली डिस्कस किया और बताया कि यूजीसी या यूनिवर्सिटी लेवल की जो स्टडीज है ये कैसे देश बनाएंगी, देश में एक खेप आएगी, हाई लेवल साइंटिस्ट, हाई लेवल डॉक्टर्स, हाई लेवल प्रोफेसर्स, हाई लेवल आर्टिस्ट, ऐसे लोग जिनको हर सब्जेक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज है। तो इन्होंने एक सपना देखा और इन्होंने बोला, कोठारी कमीशन 1964 to 66 highlighted education's pivotal role in national development। बच्चे भारत का भविष्य है, और बुरा यह है कि वही बच्चे बेचारे पीएचडी के चक्कर में टॉर्चर्ड हैं, नेट के अननेसेसरी फालतू सिलेबस के चक्कर में टॉर्चर्ड हैं। वही बच्चे जिनको एक्चुअली बहुत सही समय पे जॉब मिल जानी चाहिए, जॉब नहीं मिल रही है। पर हम बात करते हैं कि हाँ जी, बच्चे तो भारत का भविष्य है। कौन अपना भविष्य बिगाड़ता है? क्यों हमारे बच्चे सड़कों पे घूम रहे हैं? क्यों एग्जाम पेपर कैंसिल हो जाते हैं? तो ये कहने की बात है, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं पहले एक स्टूडेंट था, एक टीचर हूं, तो मुझे लगता है कितनी धकियानुसी बातें हैं। बच्चे भारत का भविष्य है, कभी यूजीसी पेपर लीक हो जाते हैं, कभी एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं। एट एनीवे क्या कर सकते हैं, यू नो। Which act provides autonomy to higher education institutions in India? UGC Act। UGC Act के अकॉर्डिंग अगर आप हायर एजुकेशन से रिलेटेड हो तो आपको ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जा सकती है। जितने भी ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज पढ़ रही हैं, उनको ये डीम्ड यूनिवर्सिटी जो पढ़ा रही हैं उनको यूजीसी एक्ट के अकॉर्डिंग परमिशन मिलती है। यूजीसी एक्ट एम्पावर्स द कमीशंस टू ग्रांट ऑटोनॉमी टू एलिजिबल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जैसे आईआईएससी बैंगलोर, ये ऑटोनोमस कॉलेज है, ऑटोनोमस लेवल पे काम कर रही है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। एक राजस्थान में सीकर में है, मोदी यूनिवर्सिटी करके, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। पॉइंट टू बी नोटेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Which of the following is a statutory body for higher education in India?
हायर एजुकेशन के लिए स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी है? अब ध्यान से देखिए, हायर की बात कर रहे हैं कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, एनसीईआरटी स्कूल के लिए, सीबीएसई स्कूल के लिए, एनआईओएस ओपन स्कूलिंग के लिए। सिर्फ यूजीसी ऐसी है जो हायर एजुकेशन से डील करती है या यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन से डील करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी? अब इस ग्रुप में यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। बीएचयू और जवाहरलाल नेहरू मैं आपको पहले बता चुका हूं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी, एएमयू, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहां से भी मेरे पास बच्चे दिल्ली में ऑफलाइन बैच में आते हैं। अगर आप भी हाई लेवल पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें ऑफलाइन क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। Which body is responsible for curriculum development in school education in India? तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था ना कि एनसीईआरटी के जो वाइस चेयरमैन है वो मुझसे मिलने आए थे अभी ऑफिस में। ये लोग सिलेबस भी डील करते हैं, करिकुलम से भी डील करते हैं, ओवरऑल जो क्या सिस्टम रहेगा उससे डील करते हैं। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च इन इंडिया, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन इंडिया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन इंडिया, डेवलपमेंट स्कूल जो है करिकुलम का डेवलप करता है। सो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया? इनमें से डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन है? देखिए बोल रहा हूं बातचीत में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईएससी जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है और सबसे ज्यादा बेस्ट यूनिवर्सिटी भी मानी गई है। एमिनेंस बोला गया है एजुकेशन लेवल पे, इसको टॉप लेवल पे बोला गया है। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस हमने अभी किए हैं। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब का बटन आपके सामने है। आज के समय में अगर बहुत सारे इस लेवल की चीजें आपको मिल रही हैं तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको उसको पढ़ना है। अगर कंपटीशन में, देखो एक चीज याद रखना, मैं डबल जेआरएफ हूं, 2 बार जेआरएफ हूं। फर्स्ट जेआरएफ में मैं रोया था। अपने फर्स्ट जेआरएफ में मैंने पेपर 1 को बहुत सीरियसली लिया था और उसका बेनिफिट ये हुआ कि जेआरएफ हुआ। अगर जेआरएफ करना है तो पेपर 1 को लाइटली मत लेना। मैं इंग्लिश लिटरेचर एक्सपर्ट हूं बट स्टिल मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं, कल भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को ऑफलाइन बैच में बोला, पेपर 1 को लाइटली मत लो। कोशिश करो पर डे मिनिमम 3 आवर्स आप पेपर 1 पढ़ो। इसको स्कैन करने से आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज के साथ साथ वहां पे पेड क्लासेस भी मिलेंगी, पेड टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। आपकी चॉइस से अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे फ्री टेस्ट सीरीज तो मिलेंगी ही मिलेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इस तरह के जो पेपर सॉल्यूशंस हैं, जैसे मैं आपको आईसीटी करवाऊंगा या हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो और चीजें आपको एडवांस लेवल पे करवानी है, यूजीसी नेट के क्वेश्चंस देखिए, तो 2020-2025 यूजी नेट नवंबर 2020 आपकी प्रैक्टिस होगी। टीचिंग एप्टीट्यूड के नेट के क्वेश्चन, सेट के क्वेश्चंस, ये सारी चीजें भी आपको वहां पे हमारे ऐप पे मिल जाएंगी टेस्ट सीरीज के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कुछ नहीं करना है, इसको स्कैन करना है, स्कैन करो। एंड यस, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि पीएचडी से ऊपर का लेवल क्या होता है और मल्टी डिसिप्लिनरी को हिंदी में क्या कहते हैं, आप में से जो एक्चुअली असिस्टेंट प्रोफेसर बनना डिजर्व करता है वो मुझे कमेंट में बता दे कि ये क्या चीज है। और हाँ, अगर नहीं आता तो ढूंढना जरूर। ये ना हो कि मैंने भी नहीं बताया, आपने भी नहीं ढूंढा और हमेशा अज्ञानी रह गए। अज्ञानी तब तक अज्ञानी रहता है जब तक वो ढूंढने का प्रयास ना करे, सीखने का प्रयास ना करे। जैसे ही आप ढूंढोगे आपका अज्ञान जो है वो चला जाएगा। तो मेक श्योर, और जितने बच्चे अभी यूजी नेट की तैयारी कर रहे हैं, टाइम टेबल अभी भी बना लो, बहुत टाइम है, रिवीजन कर सकते हो। एक अच्छे स्टूडेंट की तरह पढ़ना है। एक अच्छे स्टूडेंट की क्वालिटी मैं आपको बता देता हूं। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी च पंच लक्षणम। काक चेष्टा कौवे की तरह रिवीजन करना है, बको ध्यानम बगुले की तरह ध्यान लगाना है, फोकस करना है, श्वान निद्रा कुत्ते की तरह सोना है, यानी कि हल्की नींद लेनी है, गहरी नींद में नहीं सोना है, तथैव च अल्पाहारी कम खाना खाना है ताकि नींद ना आए। ये ना हो कि दोपहर में दबा के खाया है, खर्राटे मार रहे हो। अल्पाहारी मतलब आपकी आदतें अच्छी होनी चाहिए, खान पान गड़बड़ नहीं होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी आपके साथ एक बैलेंस में काम करे। अल्पाहारी गृह त्यागी, गृह त्यागी का मतलब घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, मेटेरियलिस्टिक चीजें छोड़ दो। सिनेमा हॉल मत जाओ कुछ दिन, दोस्तों के साथ घूमने फिरने मत जाओ, कुछ दिनों के लिए मार्केट मत जाओ, कुछ दिनों के लिए गेम्स मत खेलो, कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया छोड़ दो। विद्यार्थी च पंच लक्षणम, ये 5 लक्षण है। अगर आप में 5 लक्षण है तो मुझे कमेंट में बोलना कि सर आई हैव दीज 5 क्वालिटीज। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।